पार्टी को तो हरा के किसी भी दूसरे को देना, तो जो दूसरा अल्टरनेटिव बेस्ट था वो कांग्रेस था, उसको उन्होंने चुना। मैं रशीद साहब से ही पूछना चाहता हूं कि भाई हिमाचल के चुनाव में आप जीते, वो एंटी बीजेपी वोट था, कर्नाटक के चुनाव में आप जीते, वो भी एंटी बीजेपी वोट था, और ये दोनों जगहों पर गवर्नेंस का मुद्दा था कि गवर्नेंस नहीं था सरकार के पास, करप्शन का मुद्दा था। तो आपको क्या ऐसा लगता नहीं कांग्रेस को कि इनको सबक सीखना चाहिए कि इनकी सरकार के बारे में भी इमेज लोगों की यही है कि सरकार का गवर्नेंस बिल्कुल नहीं है और करप्शन के तमाम आरोप हैं, और अगर मान ले कि इनके मंत्रियों में कुछ भी करप्शन नहीं है तो भी पब्लिक का परसेप्शन तो ये है कि करप्शन के खिलाफ ये कुछ कर भी नहीं रहे हैं। बिल्कुल। तो ये चीज इनके खिलाफ जा रही है, इनको समझ में आ रहा है या नहीं? बिल्कुल। मसूद साहब, ऐसा है कि आपने जो बताया दोनों जगह पर, ये बात इसमें दो राय नहीं है कि जहां सरकार होती है उसका इनकम्बेंसी फैक्टर भी एक फैक्टर होता है, लेकिन उसका कि सोनली वही फैक्टर होता है ये नहीं है। उसके बाद दूसरी जो पार्टी आती है उसके प्लस पॉइंट्स भी होते हैं। जैसे कर्नाटक की बात की आपने, हिमाचल की किया, उत्तराखंड की सब जगह जीते हैं, तो सब जगह तीनों जगह। तो मसूद साहब, ये एंटी इनकम्बेंसी तो फिर आपकी यूपीए सरकार के खिलाफ भी काम कर सकती है। आप पिछले 10 साल से लगातार सरकार में है। उसका इम्पैक्ट हमारे ऊपर भी पड़ सकता है, लेकिन हमें उम्मीद ये है कि हम पब्लिक के वेलफेयर के इतने बड़े काम करते हैं और करने का प्रोग्राम रखते हैं जिसको बीजेपी ने करने नहीं दिया, पार्लियामेंट न चलने देने करके, इसीलिए फूड सिक्योरिटी बिल नहीं आ सका, इसीलिए लैंड एक्विजिशन का बिल नहीं आ सका, विमेन रिजर्वेशन का नहीं आ सका, लोकपाल नहीं आ सका, और बहुत सारे बिल इस तरीके के हट गए। तो ये इनके सोची समझी स्कीम थी, लेकिन हमें उम्मीद है कि पब्लिक नहीं, जाहिर सी बात है आप ये लॉलीपॉप जरूर देना चाहते हैं, चाहे वो डायरेक्ट सब्सिडी की बात हो, फूड सिक्योरिटी बिल की बात हो, हेल्थ इंश्योरेंस की बात हो, ये तमाम स्कीम्स आपकी हैं। मनरेगा को आपने भुनाने की कोशिश की 2009 में, इसमें भी कोई शक नहीं है। लेकिन मसूद साहब, हम एक रिपोर्ट अभी आपके सामने पेश करना चाहते हैं कि कर्नाटक में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत, जिसका सेहरा तमाम कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अपने सरों पर और साथ ही साथ अपने वरिष्ठ नेता राहुल गांधी के सर पर बांध रहे हैं, उसके साथ साथ उनका यह भी मानना है कि जो कर्नाटक में हुआ है वही आने वाले 5 विधानसभा चुनाव में भी होगा और वही लोकसभा में भी होगा, यानी कि भारतीय जनता पार्टी का सूपड़ा साफ। क्या वाकई में ऐसा हो सकता है? कम से कम अगर तमाम जो ट्रेंड्स हैं उसको देखा जाए तो यह संभव नहीं होता। आइए देखिए। दक्षिण भारत के एक प्रमुख राज्य कर्नाटक में नतीजे आने के बाद राजनीतिक पंडित कयास लगाने में जुटे हैं कि 14 माह बाद होने वाले लोकसभा चुनावों में इन चुनाव परिणामों का क्या असर होगा। इतिहास गवाह है कि विधानसभा चुनाव के आधार पर लोकसभा चुनावों का आकलन करना समझदारी नहीं है। 1998 के लोकसभा चुनावों के पहले प्याज के मुद्दे पर बीजेपी दिल्ली और राजस्थान में बुरी तरह हारी थी, पर इसके कुछ ही महीनों बाद हुए लोकसभा चुनावों में अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में केंद्र में बीजेपी की सरकार बनी। इसी तरह 2003 में लोकसभा चुनावों के ठीक पहले बीजेपी ने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और गुजरात की विधानसभा चुनावों में परचम लहराया था, पर इसके बाद हुए लोकसभा चुनावों में बीजेपी के फील गुड कैंपेन की हवा निकल गई। चुनावों में कर्नाटक का ये पुराना रिकॉर्ड रहा है कि उसने राष्ट्रीय रुझान के विपरीत जाकर वोट दिया है। यहाँ तक कि 1996 में भी जब कर्नाटक के मुख्यमंत्री HD देवेगौड़ा राज्य में कांग्रेस को हराकर राज्य में 16 लोकसभा सीटें जीतकर प्रधानमंत्री बने थे, तब उस वक्त लोकसभा में इकलौती सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस ही थी। अगले लोकसभा चुनाव में संभावना है कि कर्नाटक की जनता बाकी देश के रुझान से अलग वोट देगी और यूपीए को एनडीए के मुकाबले यहाँ से फायदा होगा। बीजेपी को हमेशा से उत्तर भारत की पार्टी माना जाता रहा है। पार्टी के रणनीतिकार लगातार कोशिश कर रहे थे कि पार्टी दक्षिण के राज्यों में भी फैले। इस मायने में कर्नाटक के विधानसभा चुनाव बीजेपी के लिए झटका है। दक्षिण भारत के लोगों के लिए बीजेपी सरकार का पहला अनुभव अच्छा नहीं रहा। टीम न्यूज नेशन। तो दोनों पार्टियों के शीर्ष नेतृत्व के लिए भी ये एक तरह से चेतावनी की बात भी सामने आती जा रही है। मसूद साहब, आपके तमाम वरिष्ठ नेताओं ने जो आज जैसे जैसे नतीजे आ रहे थे, सबसे पहले बाहर निकलकर यही कहते थे कि जो कर्नाटक में हुआ वही 5 विधानसभा चुनाव में होगा और उसके बाद लोकसभा में होगा। क्या आप वाकई में मानते हैं कि जो पिछले 10 सालों से आपकी सरकार चल रही है वैसी ही चलती रहेगी और भारतीय जनता पार्टी चाहे जो कुछ भी कर ले, एंटी इनकम्बेंसी, तमाम अन्य फैक्टर्स, महंगाई, भ्रष्टाचार के तमाम आरोप, सुप्रीम कोर्ट के इस तरह के तमाम बयान, तमाम चीजों का कोई असर नहीं पड़ने वाला?
देखिए कुछ असर पड़ेगा, ज़रूर पड़ेगा, लेकिन सरकार फिर भी कांग्रेस की बनेगी, इसलिए कि 15 स्टेट्स में तो बीजेपी का वजूद ही नहीं है। ये जो आप आज कर्नाटक के रिजल्ट्स को ही देखिए जी, कर्नाटक के रिजल्ट की खास बात सबसे बड़ी ये रही है कि कांग्रेस ने हर कम्युनिटी का भी इम्पैक्ट छोड़ा है, हर कम्युनिटी का वोट लिया है, लिंगायत का भी लिया है और हर उसका लिया है जो रीजन का। कोई रीजन ऐसा नहीं है कि जिसमें कांग्रेस ने अपना इम्पैक्ट ना छोड़ा हो। इसलिए जैसे कर्नाटक में सब जगह कांग्रेस की मौजूदगी रही, बीजेपी की मौजूदगी नॉर्थ में रही और दूसरी कोई साउथ में रही, किसी का मैसूर में कर्नाटक में रही, किसी की हैदराबाद कर्नाटक में रही, किसी की मुंबई में रही जी। इस तरह से कांग्रेस की सब जगह रही और उसका नतीजा हुआ कि उसकी सरकार बनी। यही 2014 में भी होने वाला है। कांग्रेस की मौजूदगी सारी जगह पर है पूरे हिंदुस्तान में और बीजेपी कम से कम 15 स्टेट्स में तो है ही नहीं। चलिए मसूद साहब, उम्मीद है जी इन फैक्टर्स के बावजूद भी इंशाल्लाह सरकार कांग्रेस की बनेगी। चलिए, उम्मीद तो जाहिर सी बात है हर राजनीतिक दल करना चाहेगी, लेकिन अब जो ज्वलंत सवाल है उस पर बात कर लेते हैं। अगर आज देखा जाए तो कर्नाटक में इस जीत का सेहरा अपने सर पर बांधने वाले कई ऐसे स्थानीय नेता हैं जो खुद को मुख्यमंत्री के तौर पर देखते दिखाई दे रहे हैं। उसमें 2 केंद्रीय मंत्री भी शामिल हैं। तो इसमें जाहिर सी बात है एक तो आपका बयान होता है आप लोगों का आमतौर पर कि सीएलपी की मीटिंग में तय होगा, उसके बाद आला कमान उससे तय करेगा। लेकिन जो सबसे प्रबल दावेदार हैं सिद्धिरमैया जी, उनके बारे में आप लोगों का क्या विचार है? देखिए, विचार का नहीं है, विचार का ये प्रेरोगेटिव असेंबली के मेंबर्स का है। वो अपना प्रेरोगेटिव इस्तेमाल करेंगे और जिसको वो चाहेंगे वो मुख्यमंत्री बनेगा। और अगर मतलब ये है कि उन्होंने मतलब ये फैसला किया कि नहीं साहब हम अभी इसको इशू को हाईकमांड पे छोड़ना चाहते हैं, तो फिर जो हाईकमांड चाहेगा फिर वो बन जाएगा। तो आप सब बहुत सारे फैक्टर्स को देख करके आप इसे एक तरह से बहुत ही क्लियर कट क्लिनिकल तरीके से देख रहे हैं। नकवी जी, क्या इतना आसान है ये? नहीं, मतलब ये देखना पड़ेगा इनको, क्योंकि कि मुख्यमंत्री कौन बने, क्योंकि इसके ऊपर बहुत कुछ निर्भर करता है कि अगले लोकसभा चुनाव में पार्टी का प्रदर्शन कैसा रहेगा। अगर इन 7-8 महीनों में सरकार ढंग से नहीं चली, उसने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया, तो जो कर्नाटक में आज इन्होंने गेन किया है उसको खोना पड़ सकता है। जी बिल्कुल। तो ये इस बात की चिंता क्या आप लोगों को है मसूद साहब? जी हाँ, बिल्कुल इसकी चिंता क्यों नहीं होगी। हम पॉलिटिकल पार्टी हैं, कोई उसका तो नहीं है और मुख्यमंत्री इसी लिहाज से बनेगा और उसका काम करने वाला ही बनेगा और काम करेगा। चलिए, लेकिन एक संकेत तो दीजिए, आखिरकार आप लोग चाहेंगे क्या? क्योंकि जिस तरीके से सिद्धिरमैया जी संकेत जिस तरीके, जरा सवाल सुन लीजिए ना। नहीं तो ये पूछें कि जितने भी इनके मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं उनमें कुशल प्रशासक ये किसको मानते हैं और कौन ऐसा है जो इस क्राइटेरिया पर खरा उतर सकता? फिर वो बीजेपी वाला बयान आएगा नकवी जी की सारे कुशल प्रशासक हैं। लेकिन मसूद साहब, नकवी जी के सवाल का जवाब दे दीजिए, कौन है सबसे अच्छा कुशल प्रशासक आपके इस तमाम फहरिस्त में? जी, हमारे लिए फिर प्रेरोगेटिव क्या हुआ ये एमएलए का? अगर हमने अभी से कुशलता बयान करनी शुरू कर दी तो प्रेरोगेटिव तो कोई रहा नहीं, वो तो फिर हमारी कुशलता हो गई। नहीं, आपकी कुशलता की बात नहीं है, लेकिन एमएलए का है जी, एमएलए की है, एमएलए देखेंगे किसकी कुशलता है और उसी को वो तय करेंगे। अब मसूद साहब, आप बड़ी चीजें साफ साफ कहते भी हैं और कई बार न्यूज नेशन पर आपने ऐसी बातें कही भी हैं। जरा इस बात पर जरा बताइए, जरा थोड़ा सा इसका खुलासा कीजिए। सिद्धिरमैया जी जेडीएस से आते हैं कांग्रेस में और उनके साथ आए तमाम लोग और उनके आसपास का प्रभाव इतना ज्यादा बनता है कि आज आपके खाते में करीब 50 सीटों पर सिर्फ उनका आधिपत्य बनता हुआ दिखाई देता है, उनका कंट्रीब्यूशन साफ तौर पर दिखाई देता है। और ऐसे में अगर सिद्धिरमैया जी अपने कैंडिडेटर को आगे बढ़ाना चाहते हैं, इसमें कोई बुराई है क्या? नहीं, बुराई किसी की भी नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ कि किसी की बुराई नहीं है। हर आदमी को जो जीत करके आता है उसकी ख्वाहिश रखना जरूरी है कि वो ख्वाहिश रखे कि भाई मैं मुख्यमंत्री बनूं। लेकिन मुख्यमंत्री नहीं बनता है तो फिर वो ईमानदारी के साथ डिसिप्लिन सिपाही की तरीके से काम करे, ये ज्यादा जरूरी है। तो ये तो फिर उत्तराखंड वाली स्थिति आपकी फिर से बन सकती है, जैसे जिस तरीके से बहुत मान मनोबल के बाद आपके वरिष्ठ मंत्री जो कि अभी कार्यरत भी हैं, उनको आप लोगों ने मान मनोबल के बाद मनाया, वरना तो मुख्यमंत्री बनने के लिए पूरी तरीके से आतुर थे हरीश रावत जी। सर
ये तो पार्टी में देखिए कभी कभी होता है कि इस तरीके के इश्यूज आ जाते हैं, उसमें इख्तलाफात हो जाते हैं, फिर मनाया भी जाता है, लोगों को ठीक भी किया जाता है, कभी कभी एक्शन भी लिया जाता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। बिल्कुल, आप हमारे साथ बने रहें। हम अपने दर्शकों को एक रिपोर्ट दिखाना चाहेंगे कि दरअसल कौन कौन से वो चेहरे हैं जो आज मुख्यमंत्री की रेस में अपने आप को सबसे आगे रख रहे हैं और मानते हैं कि दरअसल उनका ये हक बनता है कि वो कर्नाटक की इस जीत का सेहरा अपने सर पर बांधे। लेकिन जाहिर सी बात है, सीएलपी की मीटिंग और उसके बाद आला कमान की मुहर, उसके बगैर शायद कुछ संभव है। लेकिन कौन कौन है प्रबल उम्मीदवार, जरा उन्हें देखिए। सिद्धारमैया, वीरप्पा मोइली या फिर मल्लिकार्जुन खड़गे। राज्य की जनता बीजेपी को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखा चुकी है, लिहाजा सीएम पद को लेकर दावेदारी शुरू हो चुकी है। वोटिंग के बाद पहली दावेदारी मल्लिकार्जुन खड़गे केंद्र में श्रम मंत्री हैं। राज्य कांग्रेस के ये सीनियर लीडर हैं। हालांकि इन्होंने खुलकर अपनी दावेदारी नहीं जताई है और फैसला पार्टी प्रमुख सोनिया गांधी पर ही छोड़ दिया है। पिछली विधानसभा में कांग्रेस विधायक दल के नेता सिद्धारमैया चामुंडेश्वरी विधानसभा क्षेत्र से लगातार 5 बार विधायक चुने गए। परिसीमन के बाद उनके विधानसभा क्षेत्र का नाम वरुणा पड़ा। जानकार बताते हैं कि उनके लिए स्थिति इस बार नहीं तो कभी नहीं वाली है। तीसरे उम्मीदवार हैं केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री वीरप्पा मोइली। मोइली 1992 से लेकर 1994 तक कर्नाटक के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और मोइली की छवि साफ सुथरी है। कर्नाटक कांग्रेस में इस बात की चर्चा है कि सोनिया गांधी उन्हें कर्नाटक का अगला मुख्यमंत्री चुन सकती हैं। टीम न्यूज नेशन। तो ये तमाम वो उम्मीदवार हैं जो कि अभी सामने आते हुए दिखाई दे रहे हैं। इससे पहले कि हम इस चर्चा को खत्म करें, नकवी साहब एक छोटी सी टिप्पणी आपकी। मसूद साहब खुलासा नहीं करेंगे, लेकिन आपका गट फील क्या है? नहीं, मुझे लगता है कि देखिए सिद्धारमैया का दावा है और वो हरीश रावत की जगह की बात दूसरी। हरीश रावत ने काम किया था मैदान में और वो मुख्यमंत्री नहीं बने, तो इसलिए उनको दुख हुआ। यहाँ पे सिद्धारमैया ने काम किया है, काफी मेहनत की है। ये जरूर है कि बाहर से हैं, लेकिन उनके काफी समर्थक विधायक जीते हैं, तो उनका दावा मौजूद है। लेकिन दूसरी तरफ जो दिल्ली के लोग हैं, वीरप्पा मोइली और मल्लिकार्जुन खड़गे, मुझे लगता है कि अगर कुशल प्रशासक के तौर पे अगर हम बात करें तो वीरप्पा मोइली बेहतर पड़ेंगे। बिल्कुल, तो आपकी पसंद वीरप्पा मोइली है। उम्मीद है मसूद साहब आप जरा इसको आला कमान तक पहुंचा भी दीजिएगा। कम से कम नकवी साहब ने अपनी पसंद तो साफ कर दी है। आप दोनों हमारे साथ बने रहें। हम चर्चा को कुछ देर के लिए रोक रहे हैं और उसके बाद हम चर्चा करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने आज सीबीआई को लेकर जो बातें कही हैं, क्या यूपीए सरकार को इससे सबक लेकर सीबीआई को आजाद कर देना चाहिए? इस पर बात करेंगे बस कुछ ही देर में। जो न्यूज है वो मतलब वो प्रोडक्टिव और क्रिएटिव न्यूज नहीं है। जो मतलब एक टू द पॉइंट जो चीज बोलनी चाहिए वो वैसा नहीं होता है। न्यूज देखना चाहता हूँ, लेकिन अच्छा न्यूज और द ट्रूथ। मैं न्यूज चैनल में न्यूज तो देखना चाहता ही हूँ और रिपीटेड न्यूज नहीं देखना चाहता हूँ। अब होंगी आपकी जरूरत की खबरें। न्यूज नेशन। रिश्वत के बंटवारे ने उतरवाई वर्दी। खबर दिखाते अभी हमें मुश्किल से 15 मिनट भी नहीं हुए हैं। ईस्ट दिल्ली के एडिशनल डीसीपी आसिफ अली खान, उन्होंने न्यूज नेशन पर यह खबर देखी है। न्यूज नेशन की खबर का असर 20 मिनट में कार्रवाई। जिस तरीके से रिश्वत का बंटवारा बांट होता है, हमारे विश्वास को सबको ढकेलता जा रहा है। अभी 15 मिनट हुए, इस पूरे रिपोर्ट को हमने आपके सामने रखा है। 35 मिनट बाद 4 पुलिसकर्मी सस्पेंड। देखिए बिल्कुल डीसीपी एस प्रभाकर ने भी अभी बात हुई है, तो उनका कहना है कि इन 4 लोगों को सस्पेंड कर दिया गया है। कंपल्सरी रिटायरमेंट, डिसमिसल फ्रॉम सर्विस। मुश्किल से 20 मिनट नहीं हुए हैं हमारी इस खबर को दिखाते हुए। भ्रष्टाचार पर न्यूज नेशन का वार। न्यूज का बिल्कुल मतलब कि एक एनालिटिकल न्यूज होनी चाहिए, ऑथेंटिक न्यूज होनी चाहिए। बड़ी ईमानदारी से बात को पेश करना चाहिए, कहीं पार्शलिटी नहीं होनी चाहिए। ऐसी विषयों को कोई छूने से संकोच करना चाहिए जिससे सांप्रदायिक सद्भाव बिगड़े। इन सब चीजों से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। खबरें जो आपकी सोच बदल दें। न्यूज नेशन। तो आइए अब शुरुआत करते हैं एक नई चर्चा की। कोलगेट में सरकार के रिपोर्ट पर जिस तरीके से सामने रखा गया, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा ही सख्त और तल्ख रवैया इख्तियार किया है। अदालत ने न केवल सीबीआई बल्कि अटॉर्नी जनरल और सरकार पर भी
कई तीखी टिप्पणियां की हैं और सरकार को आड़े हाथों लिया भी है। सरकार को एक तरह से साफ कहा गया है कि अब मौका आ गया है कि आप सीबीआई को आजाद कर दें। उसे एक पिंजरे में बंद तोते की संज्ञा दी गई है। जाहिर सी बात है इसके बाद भी अगर सरकार सीबीआई को आजाद करने पर अपनी मुहिम तेज नहीं करती तो शायद यूपीए सरकार एक बहुत बड़ा मौका चूकती हुई दिखाई देगी। कर्नाटक ने चारों ओर से घिरी कांग्रेस को खुश होने का थोड़ा सा मौका दिया था, लेकिन कोयले की कालिख बावजूद इसके यूपीए सरकार का पीछा